हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने रोशन साई स्टडी पॉइंट के सीयूटी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो अपना सीयूटी सोशियोलॉजी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है यानी कि डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया था, उन सभी के एमसीक्यूज मैंने बेहतरीन तरीके से आपको कराए थे, आप उन्हें जरूर देखिए। तो अब जो आपके एग्जाम के लिए जितनी भी आपको रेगुलर वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिलेंगी। तो आप चैनल पर ही बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम जो करेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को देखने को मिलता है कि जाति निर्धारित होती है। तो जाति किससे निर्धारित होती है? जन्म से, समाज से, देश से या परिवार से। तो जाति किससे निर्धारित होती है? तो जाति हमेशा याद रखना जन्म से निर्धारित होती है, ना कि समाज से, ना देश से, ना परिवार से। तो जाति का जो संबंध है, जो निर्धारित करने का संबंध है, वो हमेशा जन्म से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महात्मा गांधी और डैश 1920 के दशक से छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। 1920 का दशक यानी कि इसको कह सकते हैं 1920 से 30 के दशक तक। तो 1920 के दशक में क्या हुआ, किसने महात्मा गांधी के साथ में करे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी और किसके छुआछूत के विरुद्ध? तो ये किसके थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? महार जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने गांधी जी के साथ में करा। फिर हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? यही ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा और इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा? ए श्री राम जी ने, बी श्रीनिवास ने, सी शिव कुमार ने या डी मजूमदार जी ने। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे मजूमदार सर ने। तो इनको आंसर हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो हमारे वर्ण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रकार के। कौन से हैं हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही 4 प्रकार के क्या है हमारे वर्ण है, और यही आपसे पूछा गया है, जिसमें सबसे ऊपर रखा गया ब्राह्मण को, उनसे नीचे क्षत्रिय जो योद्धा वर्ग थे, वैश्य जिनका कारण पालन पोषण का था, और शूद्र जिनका काम था सेवा करना। ठीक है, तो वो इसी में रखे हुए, अगर इनके कार्य भी पूछते हैं तो भी आप बता पाओ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या दयानंद सरस्वती। तो किसने करी थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो वो करी थी हमारे बी ऑप्शन, ज्योतिबा फूले जी। तो ज्योतिबा फूले ने क्या करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो ये इजावा कम्युनिटी से था। तो क्या था ये? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, सावित्रीबाई फूले, राजा राम मोहन रॉय या श्री नारायण गुरु या दयानंद सरस्वती। तो ये नारा दिया था हमारे ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण गुरु जी ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति
तथा अनुसूचित जनजाति शब्दों को जोड़ा गया। इससे पहले ये शब्द थे ही नहीं, तो इसको कह सकते हो अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। इनको कह सकते हो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। तो ये वर्ग, ये नाम कब जोड़े गए थे ब्रिटिश शासन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए 1935 में जोड़े गए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? प्रबल जाति जिनका समाज के अंदर बहुत ज्यादा महत्व होता है, या फिर कह सकते हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसको बोलते हैं प्रबल जाति। तो किसने कही थी ये? तो ये एम.एन. श्रीनिवास, राजेंद्र प्रसाद, पेरियार या राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी, पेरियार जी ने भी नहीं करी, राजेंद्र प्रसाद ने भी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने बात करी थी प्रबल जाति और संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण इसकी इन्होंने बात करी थी, दो की, प्रबल जाति और आपकी संस्कृतिकरण। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जनजाति झारखंड राज्य को किस प्रदेश से अलग किया गया था? ए मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से? तो देखो क्या है, झारखंड आपका अलग किया गया था सन 2000 में। सन 2000 में अलग किया गया। तो किससे अलग किया गया था? ये अलग किया गया था बिहार से। तो 2000 में बिहार से अलग किया गया था आपका झारखंड। मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। तो मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। यह भी सेम 2000 में ही किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपसे झारखंड पूछा है, तो झारखंड किससे अलग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी बिहार से। कब? 2000 में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अयन कल्ली दलित नेता किस प्रदेश से संबंधित थे? जो अयन कल्ली थे वो किस प्रदेश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए केरल से संबंधित थे। फिर देखो आपसे पूछा प्रबल जाति के उदाहरण है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है, तो कौन कौन से प्रबल जाति? यादव है, पाटीदार है, जाट हैं या फिर सभी हैं? तो ये देखो, ये जो है हमारे, ये प्रबल जाति के ही उदाहरण है। तो प्रबल जाति में आपके यादव भी आते हैं, पाटीदार भी आते हैं, जाट भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबल जाति वे जातियां होती हैं जिसका समाज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसको बोला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक दृष्टि से जाति डैश और डैश पर आधारित होती है। धार्मिक दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, देखो अमीर गरीब ये तो सामाजिक स्थिति होगी, उच्च निम्न कुछ भी नहीं है ऐसा, ये भी उपयुक्त सभी फिर गलत हो गया। तो क्या बचता है हमारा? धार्मिक दृष्टि शुद्धता अशुद्धता, यानी कि इसको टच करने से कहते हैं कि अशुद्ध हो गए। ठीक है, तो हम तो बहुत शुद्ध है जिसको कह सकते हो। तो ये इसी के ऊपर आधारित होता है, धार्मिक दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जाति एक कठोर व्यवस्था है, ये नियम निर्धारित होते हैं। किससे निर्धारित होते हैं कि जाति एक कठोर व्यवस्था है? विवाह से, व्यवसाय से, खान पान से या उपयुक्त सभी से? यही इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी से। क्योंकि जाति में क्या होता है, विवाह के टाइम पर तो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। कोई भी वर्ग आज भी जिसको हम कह सकते हैं पढ़ा लिखा वर्ग है, फिर भी देखो आज भी कहीं ना कहीं विवाह के टाइम पर देखा जाता है कि जाति के अंदर ही विवाह। खान पान में भी जाति निर्धारित होती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना, उसमें भी जाति प्रबल देखने को मिलती है। व्यवसाय कि क्या व्यवसाय करना है आपको, कौन सा नहीं करना है, कि ये इस जाति के लोग ये काम करते हैं, उस जाति के व्यवसाय ये करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इनमें थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये आज भी है। लेकिन फिलहाल आपसे कठोर व्यवस्था है, तो इसके नियम निर्धारित होते हैं हमारे तीनों में, विवाह में भी, व्यवसाय में भी, खान पान में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14, खासी जनजाति में किस समुदाय की प्रभुत्वता देखने को मिलती है? किसकी देखने को मिलती है? पुरुषों की, महिलाओं की, दोनों में से किसी की नहीं, या पुरुष एवं महिलाओं दोनों की? तो देखो खासी जो जनजाति है आपकी, उसमें क्या होता है, महिलाओं की प्राथमिकता देखने को मिलती है। यानी कि ये क्या है, मातृसत्तात्मक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, माता का शासन चलता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य से अलग किया गया है? तो देखो आपको मैंने अभी 3 बताए थे, कौन कौन से थे आपका? ठीक है, देखो बिहार से तो हमारा झारखंड अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग किया गया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तमिलनाडु से अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। ये कब है? तीनों सन 2000 में अलग किए गए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण शब्द की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो अभी मैंने आपको बताया था संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा दी थी, प्रबल जाति की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एकल परिवार से क्या अभिप्राय है? तो देखो ऑप्शन तो नहीं दिए हैं। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार वो होता है जिसमें क्या है? माता पिता, बच्चे और माता पिता के भी माँ बाप, यानी कि जिसमें कह सकते हो आप दादा दादी बच्चों के, ये शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं एकल परिवार, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ण विभाजन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो वर्ण विभाजन मैंने अभी आपको बताया था 4 तरीके के वर्ण थे, उनमें देख लो कौन कौन से। क्या दास थे उसमें? नहीं थे। युद्ध में पराजित लोग? नहीं। समाज से बहिष्कृत लोग? नहीं। तो यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण विभाजन में हमेशा 4 देखने को मिल रहे थे हमें, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्य जाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो अस्पृश्य जाति को बोल रहा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इसको मैं समझाता हूं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ठीक है। इसमें रखा गया। तो किसमें रखा गया आपसे? अस्पृश्य जाति। अस्पृश्य जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, सास ससुर किस प्रकार की नातेदारी का प्रकार है? सास ससुर किस प्रकार की नातेदारी? तो देखो 2 प्रकार की नातेदारी होती है, एक विवाह मूलक और एक रक्त मूलक। 2 प्रकार की आपकी क्या होती है? नातेदारी होती है। तो विवाह मूलक यानी कि जिनका क्या होता है कि विवाह के बाद में संबंध देखने को मिलते हो। रक्त मूलक जिसको कह सकते हो आपके सगे संबंध होते हैं, वो चीज। तो ये कैसी है? सास ससुर तो हमेशा विवाह के बाद ही बनते हैं भाई, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसके सास ससुर पहले ही बन जाए विवाह से, ठीक है। तो विवाह मूलक है, यानी कि इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए विवाह मूलक। विवाह होगा उसके बाद ही सास ससुर देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे वो लड़के के पक्ष हो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21, बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति नहीं है। नहीं पूछा है पेपर में, ये नहीं दिखता, बाकी सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये नहीं पूछा है। तो देखो गोंड और भील, तो ये तो है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बोडो और ओराव, ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। मुंडा और संथाल, ये भी है, तो ये भी नहीं है। तो देखो मीना तो है आपकी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति, लेकिन जारवा नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपसे नहीं पूछा था। अगर है पूछता तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये जारवा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी है आपकी, कौन कौन सी है, ठीक है। बड़ी जनसंख्या वाली जाति तो वो है आपकी गोंड है, भील है, बोडो है, ओराव है, मुंडा है, संथाल है, मीना है, यानी कि ये 7 है और ये एक नहीं है, जारवा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन भले ही जितने भी चल रहे हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में भी बताया जा रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है? तो संस्कृतिकरण में क्या होता है बेटा? जिसमें निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति के सदस्यों के रीति रिवाज को अपनाते हैं, उसी को संस्कृतिकरण बोलते हैं, ठीक है। निम्न जाति के जितने भी सदस्य होते हैं, उच्च जाति के जितने भी रीति रिवाज होते हैं, उसको अपनाने का काम करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में जाति व्यवस्था कैसी थी? कठोर एवं विस्तृत, लचीली एवं विस्तृत, लचीली एवं सरल या लचीली एवं कठोर? तो देखो वैदिक काल में, आज भले ही हमारे को वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जो देखने को मिल रही है वो कैसी मिल रही है? कठोर है, लेकिन वैदिक काल में ये क्या थी? बहुत ज्यादा लचीली और सरल थी, क्योंकि यहाँ पर जो जाति व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें आप परिवर्तन करने को देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आज बहुत ज्यादा कठोर है। तो आज नहीं पूछा आपसे, वैदिक काल में पूछा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक काल में वर्ण विभाजन आधारित था, किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था, जाति पर था, बंधन पर था, जन्म था, ठीक है। तो देखो वैदिक काल में वर्ण विभाजन, आज तो हमने क्या कर दिया? जन्म पर आधारित कर दिया, ठीक है, लेकिन वैदिक काल में क्या था? ये कर्म पर आधारित था, यानी कि 4 विभाजन थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
लेकिन ये जाति आधारित, जन्म आधारित ना होकर क्या होते थे, कर्म पर आधारित होते थे। यानी कि मान लो कि चाहे आप कोई भी किसी भी जाति में हो, ठीक है, लेकिन अगर आप जिस तरीके से कर्म कर रहे हो उसके अनुसार आप क्या कर सकते थे, उस विभाजन में आप जा सकते थे, उस वर्ण व्यवस्था में जा सकते थे। मान लो जैसे कि कोई भी, चाहे आप किसी भी जाति से हो, लेकिन अगर आप क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, योद्धा वर्ग कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, सारे के सारे क्षत्रिय वर्ण कहलाओगे। ऐसे ही ब्राह्मण का काम क्या था, वेद पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान लेना। तो अगर ये कार्य कोई और भी व्यक्ति कर रहा है ज्ञान देने का, तो वो भी क्या हो जाता था, ब्राह्मण में आ जाता था। यानी कि ये क्या था, आपका कर्म आधारित था, आपका कर्म निश्चित करेगा। कोई ब्राह्मण है जाति से, लेकिन मान लो क्या हो गया, वो योद्धा वर्ग में चला गया, तो वो अपने आप ही क्षत्रिय वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैदिक काल में था, तो कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं था। धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए आज जन्म आधारित, जाति आधारित कर दिया इसे, जो एक दुर्भाग्य ही है। भारत में महिलाओं के लिए खोला गया पहला विद्यालय जिसमें पहली महिला अध्यापिका थी, तो कौन थी पहली महिला अध्यापिका, सावित्रीबाई फूले, बेगम रुकैया शेखावत, रामसुंदरी देवी या सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिबा फूले की सहयोगिनी आपकी सावित्रीबाई फूले, ठीक है। तो उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समाज की संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं भारतीय समाज की। भारतीय समाज की संस्थाएं जो आपको देखने को तीन मिलती हैं, जाति, जनजाति, परिवार, ये तीनों ही है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में करिए, या आपका जो सीयूटी आपका 2024 जो है, ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल देने वाले हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे आपको। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।